अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास 9 का फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 28 करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 28। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा या अनवान होगा वो होगा अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, इनकी पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात जो थी। जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद जो उसको हर्डल्स हुई, बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आईं, वो हम आज डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे मुश्किलात या वो कौन से ऐसे इश्यूज़ जो क्रिएट हो गए थे पाकिस्तान बनने के फ़ौरन के बाद, और उसको कैसे सॉल्व किया गया, हल किया गया। ये आज का हमारा उम्मान है। लेकिन इस उम्मान को समझने से पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने अपने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स था, यानी कि माहौलियाती ख़तरात या आलूदगी जिसको हम कहते हैं। और उस हैज़र्ड से जो दरपेश ख़तरात थे, जो हमारे साथ जो माहौल में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं आलूदगी की वजह से, उससे जो इंसानी और जितने जानदार हैं उनको जो ख़तरात हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से रिगार्डिंग है, वो यही था कि जो पाकिस्तान बनने के बाद जो साजिशें हुई, कंस्पिरेसीज़ हुई, उसमें जो सबसे अहम जो नुक्ता नज़र है, जो मेन पॉइंट है, वो ये था जो आपके सामने आ रहा है, अनजस्ट डिवीज़न ऑफ रेडक्लिफ। यानी कि उस वक्त जो सर सारे रेडक्लिफ थे, जो बाउंड्री कमीशन के हेड थे, जब इंडिया तकसीम हो रहा था तो पाकिस्तान के पास कौन कौन से इलाके और रियासतें आनी थी वो उसूलन हमें मिली नहीं। और जहाँ से हमने प्रोविज़नल असम्बलीज़ यानी कि सूबाई असम्बलियों में कामयाबियाँ हासिल की थी, टोटल जो सूबे थे उस वक्त के हिसाब से, जो प्रिंसली स्टेट्स भी कहलाते जो आगे चल के आएगा अभी, तो उनके हिसाब से हमारे पास 28 सूबे आने थे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 सूबे आए। आज के हिसाब से अब हमारे पास 5 हैं, अगर एक हटता नहीं तो 6 होते। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे वो एक के साथ क्या हुआ। लेकिन आज के टॉपिक के हिसाब से जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही है, मुद्दा जो है वो रेडक्लिफ की गैर मुनसिफाना तकसीम थी। क्योंकि सर सारे रेडक्लिफ ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, क्योंकि उस वक्त जो गवर्नर बने थे इंडिया के, पहले गवर्नर जनरल जो बने थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और 3 जून प्लान के मुताबिक सर सारे रेडक्लिफ ने उनको इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट किया, लॉर्ड माउंटबेटन ने। और यही वजह थी कि जो अनजस्ट अनफेयर पार्टीशन हुई, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पर आ भी रहा है कि ये जो इलाके दिए गए, जो बाउंड्री बनाई गई, ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री थी ये किसको दी गई? इंडिया को दी गई। और जो उसमें से सबसे अहम इलाके थे, जहाँ मेजॉरिटी जहाँ मुसलमानों की थी, वही इलाके दिए गए। लेकिन इंडिया के बेशतर ऐसे इलाके थे, रीजन्स थे, जो सूबों में कन्वर्ट थे, और उन्हीं सूबों के हिसाब से हमें वो इलाके मिलने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्शन जीत चुके थे। अब इलेक्शन जीतने के बाद हमारे पास जो इलाकों का जो सबसे अहम मुद्दा था वो मुसलमानों की अक्सरियत के हिसाब से था, अक़लियत के हिसाब से नहीं था। और यही वो साजिश थी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई। और फिर जो नक्शा था जो बना हुआ था कि ये इलाके दिए जाएंगे किनको? मुसलमानों को, एज अ पाकिस्तान के तौर पे। वो इलाकों को, जो उनकी जो लाइंस थी, उनको ख़त्म, अल्टर्ड कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। और चेंज करने के बाद जो इम्पोर्टेंट इलाके थे वो पाकिस्तान से ले लिए गए। अब अगर आपने नोट कराओ तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो आज भी खड़ा हुआ है वो है जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर के हिसाब से उस वक्त जो हरी सिंह थे, जो सक्सेसर थे गुलाब सिंह के, उन्होंने उनके मुताबिक वो बेच दिया 25 लाख रुपए में। उस वक्त के हिसाब से 25 लाख रुपए थे। और इंडिया का जो पूरा एक नक्शा था, जो आपके सामने भी एक दिख रहा है, ये जो पूरा नक्शा है, ये जूनागढ़, दादरा नागर हवेली, हैदराबाद, ये वो इलाके हैं जो आने थे किसके पास? मुसलमानों के पास। अब मुसलमानों को सिर्फ वो इलाके दिए गए जो उनकी मेजॉरिटी के हिसाब से, जो कायदे आज़म ने अपने राइट्स के हिसाब से लिखे हुए थे, वो दिए। लेकिन जहाँ जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा और जहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं, तो हमें तो वो भी मिलने चाहिए थे। अब ये एक साजिश ही हो गई, और ये आज तक साजिश है। लेकिन अगर, जैसे बोलते हैं मुफक्करीन लिखते हैं कि कायदे आज़म अगर बामुश्किल 2 या 3 साल पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद ज़िंदा रहते, क्योंकि वो सिर्फ 11 महीने ज़िंदा रहे, अगर वो 3 साल भी ज़िंदा रहते तो आधे ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान बन चुका था। तो अब ये वो चीज़ें थीं कि जिसके बिहाफ पर उन्होंने बहुत जल्दी, बोलते ना, दाव पेच खेले, और उसी के हिसाब से जो हमारा रीजन था, एरियाज़ थे, राइट्स थे, वो हमारे से ले लिया गया। और उसमें सबसे अहम इलाका जहाँ से पानी का पूरा रुझान निकलता है, जो भी आगे चल के एक और प्रॉब्लम आएगी, उसी के हिसाब से कश्मीर इशू बन गया, और अब तक ये इशू ही है। इसके बाद
सबसे अहम पॉइंट जो है वो रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी था, महाजरीन की आबादी। अच्छा, महाजरीन जितने भी आपको पता है कि कुछ मुफक्रीन ने लिखा है कि 1 करोड़ आबादी आ रही थी इंडिया से उठकर, कहीं लिखा हुआ है 5 करोड़, कहीं लिखा हुआ है 7 करोड़। चलो एक लिहाज से समझ लेते हैं कि 1 करोड़ आबादी आ रही है। अब ये 1 करोड़ आबादी सबसे बड़ी तारीख़ी इंटरनल माइग्रेशन हो रही है और वो आ रही है उठ के पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जब आ रही है तो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों को और हिंदुओं को, यानी कि इंडियंस को, ख़ासतौर पर कांग्रेस को ये सोचना चाहिए था कि मुसलमानों की थोड़ी मदद की जाए। अब उस मदद के हिसाब से उन्होंने सिर्फ इलाके तो दे दिए, लेकिन जो मिलियंस और मिलियंस फैमिलीज़ आ रही हैं उठ के अपने घर बार छोड़ के, और जो उनका हालत है क्योंकि उनका घर है, बड़ी स्ट्रेस में हैं, मिजरेबल हैं बहुत ज़्यादा। अब ये वो ऐसे अल्फाज हैं जो आपने अगर नोट करा हो कि बहुत उस वक्त के हिसाब से अनसेफ़ हैं। एक सिंपल वर्ड में अनसेफ़, कोई एक दूसरे से सेफ़ नहीं है। अब वो सेफ़ इस लिहाज से नहीं है कि ना कोई घर बार है, ना कोई रिकॉर्ड है, ना कुछ है। अब उसमें कोई जासूस भी आ जाएं, क्या पता, एक मिसाल दे रहा हूँ, जासूस आ जाएं तो हमें क्या पता, अब वो तोड़ना शुरू कर दें अंदर से, लोगों को बगावत शुरू कर दें। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो हमें तैयार करके रखनी थी। हम तो तैयार थे, लेकिन क्या अंग्रेज़ और हिंदू इंडियंस हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के हिसाब से जो चीज़ें हमें देनी चाहिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, वो दे रहे हैं? नहीं। अब ये पूरे का पूरा एक साजिश अगेन हो गई। अब ये जो मुश्किलात थी उसमें ना प्लानिंग थी, ना फूड का कोई निज़ाम, ना होम्स, ना मेडिसिन्स, सारी ज़रूरियात की चीज़ें वो हमें मुहैया करनी चाहिए थी अंग्रेज़ों को। अब अंग्रेज़ों की क्यों बात करूँ, क्योंकि इस वक्त अथॉरिटी में अंग्रेज़ हैं, ब्रिटेन्स हैं, और ये ब्रिटेन्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लोग जब जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके जाएँ दोनों ममालिक को। क्योंकि बेटा हमेशा याद रखना कि पाकिस्तान अलग हुआ है, इंडिया अलग नहीं हुआ है। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस है, इंडिया का फ्रीडम है, ये दोनों वर्ड्स अलग अलग आते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। जो बंदा, जो मुल्क आज़ादी हासिल करता है, जो लेता है, अर्न करता है, उसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं। हम उसको सिंपल लफ्ज़ों में बोलते हैं लिबर्टी, सोशल फैक्टर में हम उसको बोलते हैं लिबर्टी, ठीक है ना। और अगर देखा जाए जो पहले ही मुल्क ग़ुलाम हो और ग़ुलामी से आज़ादी हासिल हो जाए तो वो कहलाती है फ्रीडम। अब ये अंग्रेज़ों के अल्फाज हैं, ये आप समझ ही गए होंगे क्योंकि ये अल्फाजों का मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में है। अब यही वो चीज़ें हैं जो हम लोग बयान करते हैं कि अल्लाह ने हमें इतना ज़बरदस्त आज़ाद करके मुल्क दिया है, लेकिन हमें अभी भी इसकी कदर नहीं है। अगर नोट करा हो कि दूसरा सबसे अहम जो इसके बाद मुद्दा आता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, इंतज़ामी मुश्किलात। अच्छा, इंतज़ामी मुश्किलात से मुराद ये है कि अब हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशल्स भी नहीं है। वो इसलिए भी बड़े लार्ज नंबर की जो हमारे पास आ रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा तो माज़र के साथ अनपढ़ हैं, जाहिल तो नहीं बोलूँगा, अनपढ़ लोग हैं। जब अनपढ़ लोग हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फिर वहाँ पे आपका जो निज़ाम होगा वो बड़ा धर्म भरम होगा। और यही बात है कि मुसलमानों में आज तक अनपढ़ लोग ही बैठे हुए हैं। अब वो अनपढ़ लोगों के से हट के हम लोग वर्स्ट कंडीशन में जा रहे हैं, वो है जहालत, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे, तो ये एक ऐसा है। तो फिर उसमें ना हमारे पास फर्नीचर था, ना स्टेशनरी था, टाइप। सबसे बड़ी बात, हमारे पास एजुकेशन कोई बंदा ही नहीं थे। अब उसमें भी हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स को लिया, यानी कि शागिर्दों को लिया ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो अंदाज़ा लगाएं आपके क्या हाल होगा उस वक्त। और जो इंडिया से हिंदुओं ने हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताया सेंसस का, और जो हमारे को स्टेशनरी भेजी थी, जो ऑफिस का सामान भेजा था, वो सारा ट्रेन में आने से पहले जला दिया गया। और उसमें 80,000 लोग, ये ऑन दी रिकॉर्ड है, 80,000 लोग ज़िंदा जला दिए गए थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो क्या मंज़र आम होगा। और ये वो मंज़र आम था उस वक्त के पाकिस्तान की दरपेश मुश्किलात में। अब इसमें सबसे अहम एक और नुकता आता है, वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। अच्छा, असासों की तकसीम से अगर रिगार्डिंग किया जाए तो उस वक्त जो इंडिया का रिज़र्व बैंक था, ये इंडिया रिज़र्व बैंक मैंने लिखा हुआ है, अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि उस वक्त इंडिया का रिज़र्व बैंक था, पाकिस्तान का नहीं था। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी तो उस वक्त प्रोपोर्शनली जो एसेट्स थे, जो हमारे असासे थे, वो इक्वली शेयर होने थे, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। अब पार्टीशन के वक्त, तकसीम के वक्त 400 बिलियन रुपीज़, यानी कि अब आप अंदाज़ा लगाओ 400 अरब रुपयों का सबसे बड़ा जो तखमिया था वो हमने लगाया था एसेट्स का। अब वो एसेट्स जो हमारे पास प्रोपोर्शनली शेयर होना था पाकिस्तान के पास, वो कितना शेयर हुआ? सिर्फ 750 मिलियन, यानी कि 1 बिलियन भी पूरा नहीं था। 750 मिलियन में से 50 मिलियन भी नहीं दिए, 700 मिलियन रख लिए। अब उसमें से 1 बिलियन तो पूरा दे देते भाई, अब वो 1 बिलियन भी पूरा नहीं दिया। और ये अब हम बोलते हैं कि उस वक्त हमने कर्ज़ा उठाया, कब? 1956 में।
अच्छा, 1956 में हमने पहला कर्जा उठाया, वो कर्जा नहीं था बेटा, वो हमारा हक था जो हमें मिला था। अब वो अलग बात है, उसमें बहस मैं करूँगा नहीं क्योंकि वो आपके बहस में है भी नहीं, आपके कोर्स में भी नहीं है। लेकिन अगर आपने नोट करो कि हमारा शेयर जो हमारे को एसेट, जो हमें पैसे मिलने थे, जब पैसा होगा तो हम लोगों को सर्वाइव करवा सकेंगे ना। जो रेफ्यूजीज़ आ रहे थे उनके लिए मेडिसन, फूड्स का सबका दे सकेंगे, सब कुछ उनको मुहैया कर सकेंगे। और अगर आपको पता हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद जो एसेट्स की बात आती है तो उसमें हमारे पास फैक्ट्रीज़ थी, 34 फैक्ट्रीज दी थी 921 में से 921 में से सिर्फ 34 फैक्ट्रीज़, और उसमें भी सिर्फ एक फैक्ट्री थी किसकी, गंदम की। तो आप समझदार हो गए कि पाकिस्तान के साथ क्या क्या मुश्किलात होंगी, और उस वक्त हमने सरवाइव किया है। ये हमें याद रखना चाहिए, हमें अपनी तारीख़ को याद रखना चाहिए कि हम भी भूखे बैठे हैं। पता है ना, हमने जौ खाया है, सिर्फ 3 साल जौ खाया है जो गंदम का छिलका होता है, तो भूल गए क्या करें। अच्छा, डिवीज़न ऑफ आर्मी, अच्छा फ़ौज की तकसीम, ये तो सबसे बड़ा अहम है। अगर नोट कराओ कि फ़ौज के हिसाब से अगर देखा जाए तो फ़ौज अपने जो सबसे अहम थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसके हिसाब से पाकिस्तान की आर्मी अब दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी में से आती है। लेकिन उससे पहले हमारे पास सिर्फ जो आर्मी हमें दी गई थी प्रोपोर्शनली इंडिया के हिसाब से, जो आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन पर, 64% इंडिया को दी गई और 36% पाकिस्तान को दी गई। अब अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के पास अगर कुल आबादी के हिसाब से उस वक्त 7 करोड़ या 6 करोड़ की आबादी कुल है, तो उसके हिसाब से सिर्फ 21,000 आर्मी के पर्सनल्स, यानी कि 6 करोड़ के हिसाब से, यानी कि अगर मैं इसको तकसीम करूं कि 1.5 लाख पे एक फ़ौज का बंदा, अब 1.5 लाख को एक बंदा प्रोटेक्ट करेगा, तो अब अंदाज़ा लगाओ तो क्या हाल होगा। तो ये वो अनजस्ट था, और ना हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोलते हैं बेटा जो जहाँ पे हथियार बनते हैं, और यूनाइटेड इंडिया में कोई एक सिंगल ऐसा मुकाम नहीं था कि जहाँ पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मिली हो। पाकिस्तान बनने के तकरीबन, कुछ मुफक्किरीन लिखते हैं 15 साल बाद, 21 साल बाद, 27 साल बाद जाके पहली फैक्ट्री बनी है। तो अंदाज़ा लगाओ बेटा कि हमारे साथ कितना बुरा सलूक किया है इंडिया ने। इंडिया क्या, ब्रिटेन ने, अंग्रेज़ों ने कितना बुरा सलूक कर दिया था शुरू में। 60 मिलियन रुपीज़ का बाकायदा सेटअप लगाना था, फार्मूला, कुछ नहीं पता क्या हुआ, किधर गया। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये इंटेलेक्चुअल्स लिख रहे हैं, दानिश्वर लिख रहे हैं, पढ़े लिखे हिस्टोरियंस लिख रहे हैं, उन्होंने तहकीक की है सारी। और तहकीक मैंने भी थोड़ी बहुत की है, तो मुझे पता चला है कि ये कुछ अलमिया था। अब जब ये अलमिया है तो इंडिया की गवर्नमेंट ने पूरा रिजेक्ट ही कर दिया था। और आपको पता है ना, हमारे शुरू के जो 10 साल थे उसमें जो हमारे आर्मी चीफ थे वो अंग्रेज़ थे, जो हमने बुलाए थे काम करने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे साथ क्या क्या बुरा सलूक होता रहा है, और हम लोग अब तक इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम लोग शायद सुधर जाएं। तो ये एक मसला है। फिर सबसे अहम आता है रिवर वाटर इशू, दरिया पानी की तकसीम का सबसे बड़ा मसला है ये, और ये अब तक चल रहा है। ये इतना बड़ा है कि अगर आप नोट करें कि पाकिस्तान पार्टीशन के बाद जो फ्लो ऑफ रिवर्स था, दरिया का जो बहाव था, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। अब उस 3 के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ और ये चैनल्स जो हैं जो मेंटेन किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, दोनों ममालिक की तरफ से, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से, दुनिया का 0.07% पानी यहीं से आता है दुनिया का, और टोटल मिला के सिर्फ 3% है। तो यानी कि 1% का हाफ हिस्सा यहाँ पर है। तो अब अंदाज़ा लगाओ, जब पानी का यहाँ पे निसाब चल रहा है बेटा, तो यहाँ पे कोई ऐसा राइट नहीं है डाइवर्ट का, कोई भी नहीं कर सकता। जहाँ से अल्लाह ताला ने कुदरत के हिसाब से हमें भाव दिया हुआ है, हम लोग वहीं से बहते हुए पानी को रोक थोड़ी सकते हैं। और जहाँ पंजाब और सिंध की बात है तो ये अपाशी का पूरा निज़ाम चलता है पाकिस्तान का, और यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा नहरें हैं, और अकाशी का निज़ाम भी है जिसमें हम लोग झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और ब्यास है। और उसमें सबसे अहम मुद्दा आता है किसका, रिवर इंडस का। अब रिवर इंडस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2430 किलोमीटर पर वाक़ है, और ये पूरा आपका जो पाकिस्तान से एंटर होता है वो जम्मू कश्मीर से एंटर होती है पूरा का पूरा दरिया, और उसी में से ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। ये आप देख रहे होंगे, इंडस, झेलम, चनाब, और ये आपको दिख रहा होगा पूरे का पूरा रुझान। अब ये पाँचों दरियाओं का निसाब पंजाब में आता है, ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब। वेस्ट पंजाब क्या है, इंडिया के पास, और ईस्ट पंजाब आया है किसके पास, पाकिस्तान के पास। आप अंदाज़ा लगाएं कि
कि उस वक्त के हिसाब से जो ये दो आब्स हैं, जो दो दरियाओं के बीच की ज़मीन होती है और यहीं पे एग्रीकल्चर का निज़ाम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, तो वहाँ पे पानी को रोक दिया गया है। किसकी वजह से? इंडिया ने। किसकी वजह से? लेकिन रीज़न क्या था कि नहीं, पाकिस्तान को ख़त्म करना है। अब ये इंटरनेशनल लॉ है कि आप किसी को भी पानी के बिहाफ पर देखो पानी तो नेसेसरी ना बेटा, इसके बिहाफ पर आप किसी के साथ ना जंग कर सकते हो, ना ही उसको रोक सकते हो, ना ही उस पर कब्ज़ा कर सकते हो। ये इंटरनेशनल लॉ है, ये बाकायदा लॉ है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, आपको सिंपली बता रहा हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि ये पंजाब और सिंध का पानी बाकायदा रोका गया। वेस्ट पंजाब 1948 में चैनल्स का पूरा इंडिया ने स्टॉप कर दिया था। अब जाहिर बात है, वहाँ से स्टॉप किया तो यहाँ भी रुक गया। अब जब यहाँ रुक गया तो बाकायदा हमारी माशी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा असर कर गया, क्योंकि हम लोग के पास एग्रीकल्चर नहीं चल रहा। अब इसी के ब्याप पर एक ट्रीटी साइन हुई जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। वर्ल्ड बैंक ने ये एग्रीमेंट करवाया और आप देख रहे होंगे कि जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू साहब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे अयूब खान साहब प्रेसिडेंट हैं। ये दोनों साइन कर रहे हैं कि आपने यहाँ का पानी होल्ड नहीं करना है, आपने रोकना नहीं है, लेकिन कलेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। अब देखो वर्ड कैसे चेंज किए हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, होल्ड नहीं कर सकते। अब कलेक्ट का मतलब क्या? जमा कर सकते हैं। जमा का मतलब क्या? डैम्स बना लो। अब आप जितने डैम्स बना लो आपको कोई फिक्र नहीं है। और आपको पता है ना, पाकिस्तान के पास अभी सिर्फ 14 डैम्स हैं कुल मिला के, 73 ईयर्स में 14। और जबकि इंडिया के पास कितने? हैरानकुन बात है, 181 181 डैम्स हैं, और उसमें भी 74 डैम 74 डैम्स जम्मू कश्मीर में। तो अब समझ गए होगा कि जम्मू कश्मीर का असल मसला ये है, वो यही मसला है। अब आपने अगर नोट करा होगा कि यहाँ पर जब आप, ये लॉ है, अब इंडिया डैम्स पे डैम्स बनाया जा रहा है, हम लोग डैम सोच ही नहीं रहे, हम लोग अब शुरू हुए, अब 2020 में शुरू हुए। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या आलमिया होगा फिर हमारा पानी का कितना बड़ा है। और फिर भी अल्लाह हमें इतनी पानी देता है, वो सैलाब की नज़र हो जाता है। तो पानी ही नहीं है बेटा, तो ये एक सबसे बड़ा मसला है। और हमारे पास अभी भी 3 है, और इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत रावी, ब्यास और सतलज किसका पानी होगा? इंडिया का। और जो हमारा होगा वो इंडस, झेलम और चनाब होगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, हमारे पास 5 ही आते हैं, हमारे तोड़ मोड़ के रावी और सतलज भी हमारे पास ही आ जाता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है, लेकिन हमें इसका भी ऐसा नहीं। और उस वक्त ये इशू था, ये हमें इशू अभी ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये इशू है। इंडिया में ऐसा कोई इशू नहीं है, हमारे पास बड़ा इशू है। क्योंकि मैंने ये जो डैम्स रखे हैं, मैं आपके सामने तस्वीर रखी हुई है बेटा, ये रखी हुई है, इसलिए रखी हुई है। ये 4 बड़े डैम्स पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन हमारे पास 2 बैराजेज़ हैं और 2 डैम हैं, जबकि हमारे सिर्फ डैम ही डैम है। आप देख लो, डैम ही डैम बने हुए हैं। तो ये अब इंडिया है, क्या करें, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, फिर इशू ऑफ स्टेट्स का, रियासतों का तनाज़ा था। अच्छा, रियासतों का तनाज़ा जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, कश्मीर इशू जो था, वो 635 प्रिंसली स्टेट्स यानी कि शाही रियासतें जो थीं, वो फ्यूचर में जो जुड़ने वाली थी, जो इसमें इलाके मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ इलाके हैदराबाद दक्कन के हैं, जूनागढ़ के हैं, मुनवादार के, ये सारे इलाके किसके साथ जुड़ने थे? पाकिस्तान के साथ। अब ये हुआ नहीं, और कैबिनेट मिशन प्लान में जितने भी रूलर्स आए उन्होंने प्रोटेक्ट किया इंटरेस्ट को, और उन्होंने अपने दिमागों में, उन्होंने अपने कीप इन माइंड चॉइस रखी कि जो वहाँ के लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, वो खुद डिसाइड करेंगे वो किस मुल्क के साथ जाएंगे। अब हैरानी की बात यह है कि मुसलमान तो मुसलमानों के साथ ही जाएंगे ना, अब उनके दिमाग में तो कोई बैठेगा नहीं कुछ। अब कुछ ऐसे मुसलमान थे जो जी नहीं जाना चाहते थे, वो अपना घर बार नहीं छोड़ सकते थे बेटा। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी फैक्ट्रीज थी वहाँ पे उनका अपना पूरा कारोबार था। कोई कारोबार छोड़ के किसी और मुल्क में जाएगा? जो बेचारे गरीब आवाम होंगे, जिनका पास कुछ नहीं होगा, वही छोड़ के जाएगा। तो वहाँ से जब वो यहाँ पर आए तो हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोग बिल्कुल नंगे फूंगे थे। और ये अल्फाज बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि हम लोग को ये बताता ही नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी हिस्ट्री को जब तक ही नहीं जानेंगे हमारा हालत क्या थी, तो हम लोग फिर उस पर जाके कहीं ना कहीं वर्कआउट करते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल दूँ, वो नॉर्थ कोरिया अपने वक्त में बहुत ख़त्म था। आप देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्योंकि वो अपने बच्चों को तारीख़ इतना पढ़ाते हैं कि बस नहीं, पता चल जाता है कि उनको कैसे सेटल करना है, कैसे टैकल करना है। और वहाँ के लॉज इतने सख्त हैं कि जो उन्होंने अप्लाई किए हैं वही अप्लाई होंगे। ये तो फिर कामयाब मुल्कों की निशानी है, ठीक है ना बेटा। तो यही वजह थी। तो इंडियन स्टेट्स हमारे पास ही आई, अनाउंसमेंट्स हो गई, डीकोलोनाइजेशन हुई। पाकिस्तान के पास वही 5 रियासतें आई उस वक्त, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान था और एक वेस्ट पाकिस्तान था। वेस्ट पाकिस्तान के हिसाब से 4 सूबे थे और ईस्ट पाकिस्तान के हिसाब से 1 सूबा था, जो आज बांग्लादेश है। हम उसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वो मुश्किलात थी जो हमें दरपेश आईं,
और इतनी मुश्किलातों के बावजूद हम पाकिस्तान को निकाल पाए। अब निकालने के बाद हम लोग जिस मुकाम पे हमें होना चाहिए था, हम उस मुकाम पर हैं या नहीं, ये हमने अब सोचना है। क्योंकि अगर हम अभी भी वो एक आला मुकाम पे नहीं पहुँचे हैं जो हमारे लीडर्स ने हमें सोचा था, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान फिर वो फॉल की ही तरफ है। और वो फॉल किसका है? मुसलमानों का। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपको कोई चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ गई हो तब भी शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को, इस लेक्चर को उन लोगों, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो ला इल्म हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।